हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th के नीट जेडब्ल्यू फाउंडेशन कोर्स में आज हम शुरू करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वी विल जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड सो फार। तो फ्रेंड्स, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एग्जैक्टली है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसे जानने से पहले थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। और जर्नी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज स्टार्टेड विथ महर्षि कणाद एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। महर्षि कणाद और सर डाल्टन, इन दोनों की थियरी ऑलमोस्ट सेम थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर है, यानी मैटर का सबसे छोटा अंश, सबसे छोटा पार्ट अगर कोई है तो एटम है। यानी उन्होंने ये हाइपोथेसाइज किया था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है। लेकिन फ्रेंड्स, उसके बाद में सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन वेर डिस्कवर्ड। और इनकी जो थियरी थी, सर डाल्टन्स एटॉमिक थियरी और महर्षि कणाद की जो थियरी थी, वो हो गई कोलैप्स, क्योंकि इन्होंने जो एजम्पशन किया था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर है, लेकिन एटम में इलेक्ट्रॉन्स पाए गए, प्रोटॉन्स पाए गए, न्यूट्रॉन्स पाए गए। तो इसके आधार पर ये थियरी सटीक नहीं बैठ रही थी। तो सर जे जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया, जिसे कि प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है या वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। तो हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट ये सेकेंड मॉडल जो सर जे जे थॉमसन ने प्रेजेंट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था एटम जो होता है वो एक स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, लाइक वाटरमेलन। जिस तरह से वाटरमेलन में सीड्स फैले हुए होते हैं, या फिर जो हम डेजर्ट देखते हैं प्लम पुडिंग, जिसमें पुडिंग जो होती है, जिस तरह से ड्राई फ्रूट्स उस केक में डिस्पर्स्ड होते हैं, उस तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई होते हैं। ऐसा सर जे जे थॉमसन ने अपने मॉडल में प्रेजेंट किया, जिसको फॉल्स प्रूव किया उनके ही स्टूडेंट सर रदरफोर्ड ने। उन्होंने अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट किया, जिसे उन्होंने बम्बार्ड किया गोल्ड फॉइल पे, और इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के आधार पर उन्होंने ये डिस्कवर किया कि एटम जो है, एटम में बहुत सारी स्पेस जो है वो एम्प्टी है। एटम में बहुत सारी स्पेस जो है वो एम्प्टी है, और ज्यादा से ज्यादा जो पॉजिटिव चार्ज है ये उसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हुआ है, जिसे उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन है इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा सर रदरफोर्ड ने कहा था। लेकिन सर मैक्सवेल के थियरी के आधार पर कोई भी चार्ज्ड बॉडी एक्सेलरेटेड अवस्था में, एक्सेलरेटेड स्टेट में अगर रिवॉल्व कर रही है तो वो एनर्जी को एमिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और अगर वो एनर्जी को लूज कर रही है तो वो सेम ऑर्बिट में नहीं घूम पाएगी। जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो ये ऐसा स्पाइरल पाथ लेते हुए न्यूक्लियस में जाके भिड़ जाएगा, ड्यू टू कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इस सर रदरफोर्ड के मॉडल का जो ड्रॉबैक था उसे दूर करने के लिए सर नील बोहर आए, जो कि फोर्थ एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल था, जिसको आधार था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम का। इन तीन थियरीज के आधार पर सर नील बोहर ने अपना जो एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कोई भी ऑर्बिट में नहीं घूमता है। इलेक्ट्रॉन उन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π। H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स, इस थियरी को प्रेजेंट करने में इन तीन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स का बेस था, जो कि थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और इन तीन थियरीज से ये प्रूव हुआ था कि लाइट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है, वो पैकेट्स में आते हैं और उनका
पार्टिकल बिहेवियर होता है। आज तक लाइट जो है उसे वेव के तौर पर ही जाना जा रहा था, लाइट को वेव माना जाता था, जिसका पार्टिकल नेचर इस्टेब्लिश हुआ इन तीन कॉन्सेप्ट्स की वजह से। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और एनर्जी जो है इसका ड्यूअल नेचर है। एनर्जी हैज ड्यूअल नेचर, एनर्जी का पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। जिसे हम आज तक वेव मानते थे उसका पार्टिकल नेचर इन कॉन्सेप्ट के आधार पर, इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के आधार पर प्रूव हुआ। यानी आज इस समय ये पता हुआ कि लाइट का ड्यूअल नेचर है, लाइट हैज वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। और सर आइंस्टाइन ने एनर्जी और मास में रिलेशन दिया था E इक्वल्स टू mc², यानी एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो नेचर लव्स सिमेट्री। अगर एनर्जी का ड्यूअल नेचर है तो मैटर यानी मास का भी ड्यूअल नेचर होना ही चाहिए। इसे हाइपोथाइज किया पहली बार सर डे ब्रॉय ने। उन्होंने कहा कि एवरी मैटर इज एसोसिएटेड विथ अ वेव एंड दैट इज कॉल्ड एज मैटर वेव, जिसकी वेवलेंथ उन्होंने दी लैम्ब्डा इज इक्वल टू h/p। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p इज द मोमेंटम। तो सर डे ब्रॉय ने जो हाइपोथाइज किया था कि एवरी मैटर इज एसोसिएटेड विथ ए वेव, यानी मैटर का भी ड्यूअल नेचर है, यानी सब कुछ जो कुछ भी हमें दिख रहा है उसका ड्यूअल नेचर है। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, लाइट, ये सारे चीजों का ड्यूअल नेचर है। लेकिन स्पेशली मैटर जो कि हेवी ऑब्जेक्ट्स, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है, उनके वेव नेचर को हम सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में ये वेव नेचर सिग्निफिकेंट होता है। तो ये जो इन्होंने हाइपोथाइज किया था सर डे ब्रॉय ने कि मैटर का भी वेव नेचर होता है, उसके लिए उनके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं था। तो सर डेविसन एंड जर्मर और जीपी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन करके इसे प्रूव कर दिया कि मैटर का भी वेव नेचर होता है। इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये जो सफर तय हुआ, एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट करते करते, इट वाज स्टार्टेड विद द असम्पशन एज इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल। यहाँ तक कि ये जो चारों मॉडल्स थे, इन सब में इन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब को सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल मानकर उनको प्रेजेंट किया। आगे जाके इस पार्टिकल का वेव नेचर आगे प्रूव हुआ, जिस वजह से पिछले सारे मॉडल्स जो है वो कोलैप्स हो रहे थे और हर मॉडल में कुछ ना कुछ कमियां थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को समझ ही नहीं पाए थे तब तक साइंटिस्ट लोग कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली पार्टिकल है या वेव है। इसे कुछ अलग ही मान के अलग ही थियरीज प्रेजेंट हो रही थी, इसलिए हर थियरी में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक थे और हर थियरी का ड्रॉबैक अगली वाली थियरी ने दूर करने का प्रयास किया। और अंत में ये पता चला कि जिस इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल मान के थियरीज के ऊपर थियरीज दे रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ही नहीं है, वो वेव भी है। तो अभी आगे जाके कुछ ऐसे, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा था तो उसका अगर वेव नेचर है तो पिछली सब थियरीज के ऊपर क्या आया, एक क्वेश्चन मार्क आया कि उसकी एग्जैक्ट ट्रैजेक्टरी हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि वेव तो फैली हुई रहती है। तब सर हाइजेनबर्ग ने पहली बार इस चीज को ऑब्जर्व किया और उन्होंने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आगे दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है तो हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम जो है वो बता नहीं सकते। अगर हम एग्जैक्टली सेम टाइम पे मोमेंटम पता करना चाहेंगे तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी, और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता करना चाहेंगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी। इस तरह से दोनों को सेम टाइम पे हम एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम को सेम टाइम पे हम मेजर नहीं कर सकते हैं करेक्टली। ये सर हाइजेनबर्ग ने जब पुट किया तो आगे जाके ऐसे एक एटॉमिक मॉडल की जरूरत थी जो कि इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर को कंसीडर करके इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली प्रेजेंट करे। तो ये जो मॉडल आया वो था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो कि इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल और वेव दोनों बिहेवियर को कंसिडर करते हुए
आगे दिया गया और वो सटीक बैठ रहा था। क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर जो भी एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट हुए थे वो न्यूटोनियन लॉज ऑफ मोशन के ऊपर प्रेजेंट हुए थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन बताया गया था ऑर्बिट्स में, यानी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में। और आगे जाके जब क्वांटम मैकेनिक्स आया तो कॉन्सेप्ट आई ऑर्बिटल की, कॉन्सेप्ट आई ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल क्या होता है? न्यूक्लियस के अराउंड का वो रीजन होता है जिधर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी। अभी आगे जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आने वाला है इसे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताते। इसमें यह कहा जाता है कि probability of finding the electron is at maximum in that particular area, in that particular space around the nucleus, and that is called as orbital. तो चलो फ्रेंड्स इस ब्यूटीफुल जर्नी को शुरू करते हैं कि ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कैसा है और क्या है। यहाँ तक पहुँचने की ये थी जर्नी, किस तरह से इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक हम लोग पहुँचे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो फ्रेंड्स इस तरह से इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर इस्टेब्लिश तो हो गया। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन और एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पार्टिकल बिहेवियर भी है और वेव बिहेवियर है, तो अगर इसका वेव बिहेवियर है तो इसकी वेव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? अगर वो वेव है तो कैसी वेव है? क्या वो साउंड की वेव जैसी है? नहीं, ये जो वेव थी एक अलग ही वेव थी जिसका नाम दिया गया मैटर वेव, जिसको कहा गया था मैटर वेव। और इस वेव को इक्वेशन के फॉर्म में सबसे पहले रिप्रेजेंट किया सर एर्विंग श्रोडिंगर ने, और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से था, del 2 psi by del x square, del 2 psi by del y square, del 2 psi by del z square, इन तीनों का सम। और ये del 2 psi by del x square क्या है? ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ psi along x axis and correspondingly y and z axis। तो psi क्या होता है फ्रेंड्स? एक्सेस psi का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। psi को हम उस वेव का एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली psi स्क्वायर जो होता है इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल स्पेस। तो ये तो थी सर श्रोडिंगर ने दी हुई वेव के लिए इक्वेशन, जो थी डेल्टा 2 psi by delta x square प्लस डेल्टा 2 psi by delta y square प्लस डेल्टा 2 psi by delta z square प्लस 8 pi square m by h square, इधर h है प्लैंक्स कांस्टेंट, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाइड बाय E माइनस वी। E होती है टोटल एनर्जी और V होती है पोटेंशियल एनर्जी, इंटू psi विल बी इक्वल टू 0। तो इस तरह से सर श्रोडिंगर ने जो वेव के लिए इक्वेशन दी थी, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस की तौर पर हमें जो तीन वेरिएबल्स मिलते हैं वो होते हैं तीन क्वांटम नंबर्स। जो तीन वेरिएबल्स इसको सॉल्व करते समय मिलते हैं, इसके सॉल्यूशन के तौर पे मिलते हैं, तो उन्हें नाम दिया गया क्वांटम नंबर्स, जिन्हें तीन डिफरेंट क्वांटम नंबर्स से जाना जाता है। पहले का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये जो चौथा वाला है स्पिन क्वांटम नंबर, ये इसके सॉल्यूशन के तौर पे नहीं आया, लेकिन पूरे इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को, एड्रेस को जानने के लिए इन चारों की जरूरत होती है। एटम के टोटल बिहेवियर को समझने में इसका एक बड़ा रोल है, जिसे बाद में डिस्कवर और प्रेजेंट किया गया। ये तीन जो क्वांटम नंबर है ये एक्जैक्टली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन के तौर पर आते हैं। और ये फिजिकली क्या सिग्निफाई करते हैं फ्रेंड? कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस क्या होता है। जैसे कि मान लो कोई कहेगा कोई व्यक्ति किधर रहता है? घर में रहता है। इसके घर तक पहुंचने के लिए हमें पता चलनी चाहिए उसकी कॉलोनी। कॉलोनी कौन से गांव में है, ये अगर आपको पता चल जाएगा तो आप उसके घर तक
पहुंच पाओगे। ये गांव रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कॉलोनी रिप्रेजेंट करती है एजिमुथल क्वांटम नंबर, और घर रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मोटा मोटी आपको समझ गया होगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी इलेक्ट्रॉन किस शेल में है ये प्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उस शेल में जो सबशेल होती है उसे प्रेजेंट करता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है L से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है N से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है M से, और स्पिन क्वांटम नंबर को MS से। तो फ्रेंड्स इस तरह से N की वैल्यू जो है वो बताएगी कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और N की वैल्यू होती है एनी इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 से लेके अप टू इंफिनिटी तक। और जो सबशेल होती है जिसे रिप्रेजेंट करता है एजिमुथल क्वांटम नंबर L, तो L की क्या क्या वैल्यू रह सकती है। L की वैल्यू रह सकती है फ्रेंड्स 1 2 से लेके इसकी वैल्यू होती है n-1 तक। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, n इज इक्वल टू अगर 2 है, तो L की वैल्यू, L की परमिसिबल वैल्यू क्या होगी 0 या 1, 0 या 1। L जो है वो शुरू होता है 0 से, सॉरी ये 1 से नहीं, ये 0 से शुरू होगा। L की वैल्यू जो शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। और फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 3 है, और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो L की परमिसिबल वैल्यू क्या क्या होगी 0 1 एंड 2। और अगर ये 0 है, 0 कौन सी सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा S। अगर L 1 है तो वो P को रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये 2 है तो D को रिप्रेजेंट करेगा, S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल। और आगे जाके इस सबशेल में होंगे ऑर्बिटल्स। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या रह सकती है, इसकी वैल्यू रहेगी -L2 प्लस L, जिसमें 0 भी इंक्लूड होगा, -L2 प्लस L। फॉर एग्जांपल अगर L की वैल्यू 1 है यानी वो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, L की वैल्यू मानो 1 है यानी वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, तो उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी -1 0 प्लस 1। यानी मैग्नेटिक क्वांटम के लिए कितने परमिसिबल वैल्यूज है, 3 वैल्यूज। और ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें कितने ऑर्बिटल रह सकते हैं। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 3 वैल्यूज है तो इसमें 3 ऑर्बिटल रह सकते हैं। 3 वैल्यूज किसके लिए है, p इज इक्वल टू अगर 1 है यानी p सबशेल में कितने ऑर्बिटल रह सकते हैं, 3 ऑर्बिटल, जिन्हें कहा जाता है px, py एंड pz। और फ्रेंड्स ये that was all about principal, azimuthal and magnetic quantum number। और ये स्पिन क्वांटम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, +12 एंड -12 से। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो खुद के एक्सिस के अराउंड भी स्पिन करता है। इट इज लाइक दिस। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के अराउंड जब ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो ये खुद के एक्सिस के अराउंड भी इस तरह से स्पिनिंग मोशन में रहता है, इस तरह से रिवॉल्व करता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो अगर मान लो ये हम किसी को भी +12 किसी को भी -12 कह सकते हो आप। अगर क्लॉकवाइज को आपने +12 कह दिया तो एंटी क्लॉकवाइज को -12 कहोगे। अगर -12 को +12 डिनोट किया तो वाइस वर्सा। इस तरह से ये स्पिन क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस होता है। तो फ्रेंड्स आई होप इट इज क्लियर कि व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इसे हम और गहराई से देखेंगे, चारों को
कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, कंपैरेटिवली इन चारों को प्रेजेंट करके इसके ऊपर के हम एक दो एग्जांपल करेंगे तो दैट विल बी मोर क्लियर। तो चलो देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल दीज 4 क्वांटम नंबर्स। तो चलो फ्रेंड्स एक बार कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं चारों क्वांटम नंबर्स की। तो फ्रेंड्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसकी वैल्यू से हम शुरू करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक रहती है, और l की जो वैल्यू रहती है वो 0 से स्टार्ट होके n-1 तक होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कोई इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 यानी सेकेंड शेल में है, n का नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कौन सी शेल है। इफ n इज इक्वल टू 1 यानी वो फर्स्ट शेल में है, n इज इक्वल टू 2 यानी वो सेकेंड शेल में है। और अगर n इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल हम 2 लेते हैं तो l के अलाउड वैल्यूज क्या रहेंगे, n-1 तक। यानी अगर n 2 है यानी 2-1 यानी n इज इक्वल टू 2 के लिए l इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा मैक्सिमम। दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू 0 भी रह सकती है या 1 भी रह सकती है। अगर l इज इक्वल टू 0 है तो वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होगा, s ऑर्बिटल में होगा। और l इज इक्वल टू 1 है तो वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होगा, सॉरी कौन से सबशेल में होगा, p सबशेल में होगा। तो p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है इसके बारे में जानकारी किधर से मिलेगी हमें, p सबशेल में कितने ऑर्बिटल है इसकी जानकारी हमें मिलेगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताएगा शेल, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा हमें सबशेल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताएगा ऑर्बिटल। और L की वैल्यू अगर 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या रहेगी, -1 0 एंड +1। यानी L अगर 1 है तो अलाउड वैल्यूज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के कितने हैं, 3 है। 3 वैल्यूज है जिन्हें L इज इक्वल टू 1 है यानी वो p सबशेल है। यानी p सबशेल में कितने अलाउड ऑर्बिटल्स है, 3 अलाउड ऑर्बिटल्स है जिन्हें px py pz कहा जाता है। n हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, उस ऑर्बिटल का साइज, कितना बड़ा वो शेल है। n क्या रिप्रेजेंट करता है, उस शेल की साइज, वो कितना बड़ा शेल है। n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उस शेल की साइज भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। n के साथ साथ इस शेल की साइज क्या होती है, बढ़ती जाती है। और L हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ सबशेल्स। यानी n अगर 1 है तो उसमें एक ही सबशेल है, उसे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होती है s सबशेल, और ऑर्बिटल भी एक ही होता है। 0 के लिए m क्या होगा, एक ही होगा। n की वैल्यू अगर 2 होती है तो L की वैल्यू 0 या 1 होती है। 0 यानी वो s सबशेल है, s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है। और अगर ये 1 है तो L इज इक्वल टू 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए ये 3 वैल्यूज होंगी, और 3 वैल्यूज यानी अलाउड ऑर्बिटल्स कितने हैं, 3 है, px py pz। ये अगर साइज इंडिकेट करता है तो ये हमें क्या बताएगा, शेप, उस सबशेल का शेप कैसा रहेगा। जिस तरह से S का शेप होता है स्फेरिकल, P का शेप होता है डम्बेल लाइक, और इसके आगे जाके ये अगर 3 डायमेंशन में किस एक्सिस के अलाउंग ओरिएंट करता है, यानी ओरिएंटेशन के बारे में अगर किधर से पता चलता है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है कि आपका जो डम्बेल है वो x एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है या z एक्सिस के अलोंग है। इसके बारे में जानकारी किधर से मिलती है फ्रेंड्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलती है। यानी साइज ऑफ शेल के बारे में हमें पता चल जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। शेप ऑफ दैट सब शेल विल बी डिटरमाइंड बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर, और उसका ओरिएंटेशन स्पेस में कैसा है इसके बारे में पता चलेगा हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से।
और एक एग्जांपल देखते हैं, अगर l इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू मान लो सॉरी n इज इक्वल टू 3 लेंगे, n इज इक्वल टू अगर 3 है तो l के अलाउड वैल्यूज क्या रहेंगे, 0 1 एंड 2। ओके, तो l अगर 0 है तो m के अलाउड वैल्यूज क्या क्या रहेंगे, 0 के लिए तो एक ही 0 है, 1 के लिए 3 होंगे, -1 0 +1, 2 के लिए 5 होंगे, -2 -1 0 +1 एंड +2। यानी L इज इक्वल टू 2 के लिए कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, S P एंड D। तो D सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है फ्रेंड्स, 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5th, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से फ्रेंड्स कितने अलाउड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है इसके बारे में किससे पता चलता है, हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है, जो कि उसके ओरिएंटेशन के बारे में भी आइडिया देता है। और स्पिन क्वांटम नंबर बहुत इजी है, इसको कंपैरेटिवली स्टडी करने की भी जरूरत नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें उस इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है, वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, जिसे +½ या -½ से दर्शाया जाता है। और इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड एरो से इसको प्रेजेंट करते हैं, अगर क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, किसी को भी आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर क्लॉकवाइज को अपवर्ड एरो से दिखाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज को डाउनवर्ड एरो से दिखाओगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये 4 क्वांटम नंबर्स है, इसको और गहराई से हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपके ये कॉन्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते समय और गहरे और मजबूत बनेंगे। तो 2-3 हम इसके ऊपर के एग्जाम्पल देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्वांटम नंबर्स को गहराई से समझने के लिए ये 2 प्रॉब्लम्स को करेंगे। इसके पहले एक प्रिंसिपल जानना जरूरी है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n इज इक्वल टू 1 है, l इज इक्वल टू 0 है, m की भी वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। ये तीनों वैल्यूज मान लो कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उनके लिए n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 है। तो जो 4th क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, ये अलग होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये +½ रहेगा तो दूसरे के लिए ये -½ रहेगा। इस तरह से पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। कोई तो एक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होगी वो अलग होगी। इससे हम एसेंस कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, क्योंकि ये 3 भी अगर सेम रहेंगे तो ये चौथा जो है वो अलग रहेगा। और इसके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यूज है, एक तो ये +½ रहेगा या -½ रहेगा। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव इज इक्वल टू 2। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिटल में नहीं रह सकते। तो फ्रेंड्स फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4th शेल। शेल कौन सी है, 4th है, यानी n इज इक्वल टू क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो l के अलाउड वैल्यूज क्या क्या रहेंगे फ्रेंड्स, l के अलाउड वैल्यूज रहेंगे 0 1 2 एंड 3। l की वैल्यू 0 रहेगी तो 0 के लिए m की वैल्यू भी 0 ही रहेगी। 1 के लिए -1 0 +1, ये 3 वैल्यूज रहेंगे। 2 के लिए -2 -1 0 +1 +2, ये 5 वैल्यूज रहेंगे। 3 के लिए -3 -2
-1 0 +1 +2 एंड +3। इस तरह से L इज इक्वल टू 0 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर A की वैल्यू रहेगी, इसके लिए 3, इसके लिए 5, इसके लिए 7। यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल कितने रहेंगे, 2l + 1 के बराबर रहेंगे। इधर l इज इक्वल टू 2 है तो 2l + 1 यानी 2 × 2 = 4 + 1 आया 5। यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल कितने रहेंगे, 2l + 1 के बराबर रहेंगे। और नंबर ऑफ सबशेल्स इन ए शेल कितने रहेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर रहेंगे। यानी फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल अलाउड है, सेकंड में S एंड P, थर्ड में S P D, फोर्थ में S P D F। इस तरह से नंबर ऑफ सबशेल्स इन ए शेल कितने हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे। इधर अलाउड ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1 3 5 7, और हर ऑर्बिटल में अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। तो इतने जितने भी ऑर्बिटल्स हैं इनटू 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ये फोर्थ शेल के लिए कितने ऑर्बिटल्स हैं, देखो 3 है और एक ये 4 4 5 इट इज इक्वल टू 9 एंड 7 इज 16 दैट इज इक्वल टू 32। इसको भी फ्रेंड्स हम जनरलाइज कर सकते हैं। अगर आप गहराई से देखोगे फोर्थ शेल के लिए 2 × n² जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2 × 16, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। तो इसे हम जनरलाइज कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू 2n²। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच n इज इक्वल टू 3 एंड s इज इक्वल टू +½ यानी थर्ड शेल में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर +½ होगा। तो फ्रेंड्स n इज इक्वल टू 3 अगर है तो l के अलाउड वैल्यूज कितने रहेंगे, 0 1 एंड 2। तो 0 1 एंड 2 ये l के वैल्यूज है, तो m के अलाउड वैल्यूज कितने रहेंगे, m 0 रहेगा, 0 के लिए ये -1 0 +1, ये -2 -1 0 +1 एंड +2। इस तरह से 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। तो हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है फ्रेंड्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम अपोजिट स्पिन से इस तरह से दिखा सकते हैं। यानी इस हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक की स्पिन अगर +½ रहेगी तो दूसरे की -½ रहेगी। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो इधर कितने हैं, इसमें आएंगे 2, या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जितने हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स उधर +½ स्पिन से रहेंगे। ये 5 3 8 +1 9 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे +½ स्पिन वाले होंगे, और 9 इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये -½ स्पिन से होंगे। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे फ्रेंड्स। और इसे और गहराई से समझने के लिए ये कुछ की फॉर्मूलाज है जिसे हमने जनरलाइज किया है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमने देखा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है और क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें बताता है डिस्टेंस ऑफ शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से कितने दूर है। जितने नज़दीक वो शेल रहेगा उतने उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, और उतने नज़दीक वो न्यूक्लियस से रहने से उसका डिस्टेंस कम होगा। यानी n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें इंफॉर्मेशन देगा नंबर ऑफ शेल के बारे में।
और एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है वो हमें सबशेल के बारे में जानकारी देगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें शेल की साइज के बारे में पता चलेगा। एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप ऑफ सबशेल के बारे में बताएगा और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें उस ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में आइडिया देगा। और स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग मोशन के बारे में जानकारी देगा कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो खुद के एक्सिस के अराउंड भी वो रिवॉल्व करता है, तो उसका रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसके बारे में हमें पता चलता है स्पिन क्वांटम नंबर से। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से न्यूक्लियस के अराउंड रचे जाते हैं, उसको किस तरह से बिठाया जाता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए हमें 3 प्रिंसिपल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। एक होता है अफबो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो हमने अभी देखा है और हमारे अगले सेशन में हम देखेंगे कि व्हाट इज अफबो प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे। पापा